नमस्कार दोस्तों, आज के इस कॉम्प्लीमेंट पाथवे पर आधारित वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यह एक ह्यूमरल इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण सिस्टम है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे संशोधन तो तब शुरू हुआ जब पेरिस स्थित पाश्चर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक जूलियस बॉर्डेट ने अपने एक्सपेरिमेंट से सीप से जो एंटीसीरम निकाला था उससे बैक्टीरिया विब्रियो कॉलोरी ब्रेक हो जाती है, यह दिखाया था। उन्होंने यह भी कहा था जब हम सिप से निकाला हुआ एंटीसीरम गर्म कर देंगे तो यह बैक्टीरिया को ब्रेक करने की एक्टिविटी नष्ट हो जाती। उनको आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया को ब्रेक करने की ये कैपेसिटी फिर से रिस्टोर होती है जब हम हीट किया हुआ सीरम किसी फ्रेश सीरम के साथ मिक्स करते हैं जिसमें उस बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबॉडीज ना हो। बॉर्डेट ने इसका कारण बहुत सही तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि इस बैक्टीरिया को ब्रेक करने के लिए दो प्रकार के सब्सटेंस की जरूरत रहती है। पहला तो वो है जिसको हम स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडीज कहते हैं। ये एंटीबॉडीज जब हम सीरम को गर्म करते हैं तो भी डैमेज नहीं होती, मतलब यह हीट की प्रोसेस से प्रोटेक्ट रहती है। और दूसरा कंपोनेंट है कॉम्प्लीमेंट, जो हीट सेंसिटिव है और लाइटिंग एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। बॉर्डेट ने फिर एक बहुत सी सिंपल टेस्ट तैयार की जिसे वो लाइटिंग एक्टिविटी को इजीली डिटेक्ट कर सके। उन्होंने एंटीबॉडी से कोटेड रेड ब्लड सेल्स लिए और उसमें कॉम्प्लीमेंट ऐड करने के बाद आरबीसी ब्रेक होते हुए देखा। इस प्रोसेस को उन्होंने हेमोलाइसिस नाम दे दिया। बर्लिन के पॉल एरलिच ने ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट यह शब्द तैयार किया। पॉल एरलिच के अनुसार कॉम्प्लीमेंट वह है जो ब्लड के सीरम में की एंटीबॉडी की एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जिम्मेदार है। बाद में वैज्ञानिकों ने यह भी खोज निकाला कॉम्प्लीमेंट यह कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बने हुए हैं। आज हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट यह 30 से भी ज्यादा मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स है। कॉम्प्लीमेंट यह सिर्फ ह्यूमरल इम्यूनिटी को ही अफेक्ट नहीं करते, तो वह सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट यह हमें प्राथमिक अवस्था के इम्यून सिस्टम में भी मिलता है और वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम में भी मिलता है। जो प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तैयार करते हैं वो मेनली लीवर के हिपेटोसाइट्स में तैयार होते हैं, परंतु थोड़ी बहुत मात्रा में ब्लड मोनोसाइट्स, टिश्यू माइक्रोफेजेस, एपिथेलियल सेल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स भी इन कॉम्प्लीमेंट्स को बना सकता है। कॉम्प्लीमेंट यह तकरीबन 5% सीरम के ग्लोबिन फ्रैक्शन का हिस्सा है। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स जो सीरम में प्रेजेंट है वह इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट होते हैं। इन इनएक्टिव फॉर्म को हम प्रो एंजाइम या zymogen कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स तब तक इनएक्टिव रहते हैं जब तक इनको कोई प्रोटीएज एंजाइम कट करता है और वह इनका जो इनहिबिटरी फ्रैगमेंट है उसको रिमूव करके एक्सपोज कर देता है। कॉम्प्लीमेंट्स के कंपोनेंट्स को हम नंबर से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि C1, C2, C3, इसी तरह C9 तक हम इसको दिखा सकते हैं। इसके सिवाय कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स को हम लेटर सिम्बॉल्स में भी दिखा सकते हैं, जैसे कि फैक्टर डी। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स को हमने कुछ ट्राइवियल नेम्स भी दिए हैं, जैसे कि होमोलॉगस रेस्ट्रिक्शन फैक्टर। प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी के बाद जो एक्टिव कंपोनेंट तैयार होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर्स में दिखाते हैं। क्लीवेज के बाद जो छोटा फ्रैगमेंट तैयार होता है उसे हम यूजुअली स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं, तो जो लार्जर फ्रैगमेंट होता है उसको हम स्मॉल लेटर बी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल C3 स्मॉल ए, C3 स्मॉल बी, इस तरह। परंतु C2 कॉम्प्लीमेंट के फ्रैगमेंट्स को हम अलग तरीके से दिखाते हैं, जैसे कि C2 स्मॉल ए फ्रैगमेंट हमें लार्जर फ्रैगमेंट डिनोट करता है, तो C2 स्मॉल बी हमें स्मॉलर फ्रैगमेंट डिनोट करता है। अभी कॉम्प्लीमेंट तैयार होने के बाद जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होते हैं वो अपने नियर बाय टारगेट साइट को अटैच होते हैं, तो जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होते हैं वो वहां से डिफ्यूज होते हैं और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को अटैच होके लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शुरू करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट फ्रैगमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके हमें फंक्शनल कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। वो कॉम्प्लेक्सेस जिनको एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, एंजाइमेटिकली एक्टिव फ्रैगमेंट्स को हम उनके सर के ऊपर बार दिखा के डिनोट करते हैं, जैसे कि C4B2A, जिसको एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, इसके सर पे हमने बार दिखा के डिनोट किया है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होने के लिए 3 प्रकार की पाथवेज है। ये 3 पाथवेज क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे है। ये तीनों भी पाथवे सिर्फ हमें C5B तैयार होने तक अलग अलग है और एक बार C5B तैयार हो गया तो उसके आगे की सभी पाथवे एक जैसी है। इन सभी पाथवे में
हमें अंत में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। तो पहली पाथवे क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे तब शुरू होती है जब सॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तैयार हो या बैक्टीरियल सेल जैसे सेल पर प्रेजेंट रहने वाले सुटेबल एंटीजन टारगेट को एंटीबॉडीज बाइंड हो। आईजीएम और IgG1, IgG2 और IgG3 ये एंटीबॉडी के सब क्लासेस क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को शुरू करते एक्टिवेट करते। शुरुआती स्टेज में C1, C2, C3 और C4 इन सीरम में इनएक्टिव फॉर्म में रहने वाले कॉम्प्लीमेंट्स को एक्टिवेट किया जाता है। इन कंपोनेंट्स को हमने 1, 2, 3, 4 नाम दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉम्प्लीमेंट्स इस पाथवे में इसी तरह आएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है उनकी खोज के हिसाब से दिए है। जब एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स तैयार होता है तो उस एंटीबॉडी में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिससे एंटीबॉडी की FC साइट को कॉम्प्लीमेंट का C1 कंपोनेंट बाइंड हो जाता है। सीरम में का C1 कॉम्प्लीमेंट यह एक मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स है जिसमें C1q, C1r और C1s कंपोनेंट्स है जो एक दूसरे के साथ एक कॉम्प्लेक्स में बंधे हुए हैं, जिस कॉम्प्लेक्स को हम C1qr2s2 कहते हैं। यह कॉम्प्लेक्स कैल्शियम आयन से स्टेबलाइज किया जाता है। इसमें का C1q मॉलिक्यूल 18 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, जिसमें 3-3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे को कोलेजन जैसे ट्रिपल हेलिकल में अटैच है। इन C1q का हेड रीजन या टिप रीजन एंटीबॉडी के CH2 डोमेन को अटैच होता है। हर एक C1r और C1s मोनोमर में कैटालाइटिक डोमेन और इंटरेक्शन डोमेन प्रेजेंट रहता है। इंटरेक्शन डोमेन यह C1q और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है। हर एक C1 मॉलिक्यूल को उसके C1q ग्लोबुलर हेड से कम 2 FC साइट्स को अटैच होना होता है, जिससे स्टेबल C1 एंटीबॉडी इंटरेक्शंस तैयार हो। जब पेंटामेरिक IgM एंटीजन को उसके टारगेट सरफेस पे अटैच होता है, तब हमें स्टेपल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जिसमें एटलीस्ट 3 बाइंडिंग साइट्स C1q के लिए एक्सपोज रहती है। जो IgM सर्कुलेटिंग रहते हैं उसमें हमें प्लानर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जिसमें C1q बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज नहीं रहती है और इसी कारण कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेट नहीं हो पाता है। इसके कंट्रास्ट IgG मॉलिक्यूल के पास सिंगल C1q बाइंडिंग साइट है जो FC रीजन के CH2 डोमेन को बाइंड कर सके। इसका मतलब है कि हमें स्ट्रॉन्ग फॉर्म C1q बाइंडिंग तभी अचीव होगी जब 2 IgG मॉलिक्यूल्स तकरीबन 30 से 40 नैनोमीटर की डिस्टेंस पर हो, जिसमें C1 को अटैच होने के लिए 2 अटैचमेंट साइट्स हो। यही कारण है कि एक IgM मॉलिक्यूल रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट है, जबकि उसी रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक करने के लिए हमें तकरीबन 1000 IgG मॉलिक्यूल्स लगते हैं। जब C1q एंटीबॉडी के FC साइट्स को अटैच होता है तो उससे C1r में कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, जो C1r को एक्टिव फॉर्म सीरिन प्रोटीएज एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। यह C1r एक्टिव कंपोनेंट बाद में C1s को कट करते हैं, जिससे हमें एक्टिव एंजाइम C1s मिलता है। C1s के 2 सबस्ट्रेट रहते हैं, एक है C4 और दूसरा है C2। C4 कंपोनेंट यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा। C4a तब एक्टिवेट होता है जब C1s एंजाइम C4a फ्रैगमेंट के अमाइनो टर्मिनस से अल्फा चेन को कट करता है, जिससे लार्जर फ्रैगमेंट C4b की बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है। यह C4b फ्रैगमेंट अपने टारगेट सरफेस को C1 के विसिनिटी में अटैच होता है और C2 प्रोएंजाइम बाद में C4b के एक्सपोज बाइंडिंग साइट्स को अटैच होता है, जहां पे C2 C1s एंजाइम से कट होता है। C2 का स्मॉलर फ्रैगमेंट C2b डिफ्यूज होके बाहर जाता है और हमें C4b2a एंजाइम कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हम C3 कन्वर्टेज कहते हैं, क्योंकि यह C3 को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। C4 से बना हुआ स्मॉलर फ्रैगमेंट C4a यह एनाफिलाटॉक्सिन एक्टिविटी दिखाता है, मतलब वह इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का मीडिएटर है जो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है। C4 के सिवाय C3 और C5 के स्मॉलर फ्रैगमेंट्स भी एनाफिलाटॉक्सिन्स एक्टिविटी दिखाते हैं। नेटिव C3 कंपोनेंट में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहती है, जैसे कि अल्फा और बीटा। जो शॉर्ट फ्रैगमेंट C3 है उसके अमाइनो टर्मिनस की अल्फा चेन ब्रेक होके हमें C3 कन्वर्टेज के प्रेजेंस में C3 भी तैयार होता है। एक सिंगल C3 कन्वर्टेज मॉलिक्यूल
हमें 200 से भी ज्यादा C3B तैयार करते हैं। इसमें से कुछ C3B एंजाइम C4B2A को अटैच होते हैं और हमें ट्राइमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स C4B2A3B तैयार होता है, जिसे हम C5 कन्वर्टेज कहते हैं। C5 कन्वर्टेज का C3B कंपोनेंट C5 को अटैच होता है और उसके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को बदलता है। C5 कन्वर्टेज C5 को C5A और C5B में कन्वर्ट करता है, जिसमें का C5A डिफ्यूज होता है तो C5B C6 को अटैच करता है। यह C5B C6 को अटैच होने के बाद हमें मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स तैयार होने की प्रोसेस शुरू होती है। कुछ C3B जो C3 कन्वर्टेज से तैयार हुए हैं वह C4B2A एंजाइम के साथ अटैच नहीं होते हैं, बल्कि वहां से वो डिफ्यूज होके कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्स को कोट करते हैं, जिससे वो अपसोनाइजेशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अपसोनाइजेशन का मतलब होता है किसी फैगोसाइटिक सेल की फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी एनहांस करना। क्लासिकल पाथवे में जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, इस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बाद में जानने की कोशिश करेंगे जब हम बची हुई 2 पाथवे मतलब अल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे स्टडी करेंगे। अल्टरनेटिव पाथवे में हमें C5B जैसा ही क्लासिकल पाथवे में बना हुआ प्रोडक्ट तैयार होता है, पर यहाँ पे हमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तैयार होने की जरूरत नहीं रहती है। यही कारण है कि अल्टरनेटिव पाथवे यह इनेट इम्यून सिस्टम में भी महत्वपूर्ण है। अल्टरनेटिव पाथवे यह सीरम में के 4 महत्वपूर्ण प्रोटीन C3 फैक्टर B, फैक्टर D और प्रोपिडीन से एक्टिवेट होती है। बहुत सारी केसेस में अल्टरनेटिव पाथवे सेल सरफेस कंस्टिट्यूएंट्स जो होस्ट के लिए फॉरेन साबित होती है उससे शुरू होती है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट्स है वह अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करती है। हमने देखा था कि क्लासिकल पाथवे में C3A रैपिडली C3A और C3B में एंजाइम C3 कन्वर्टेज के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, परंतु अल्टरनेटिव पाथवे में सिर्फ C3 में अनस्टेबल थाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है जो स्लोली हाइड्रोलाइज होकर C3A और C3B बनाता है। C3B कंपोनेंट फॉरेन सरफेस एंटीजन के सरफेस को अटैच होता है। बहुत सारे मैमेलियन सेल्स के मेम्ब्रेन्स के ऊपर सियालिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है जो बाउंड C3B मॉलिक्यूल्स को रैपिडली होस्ट के सेल पर इनएक्टिवेट करता है। यही कारण है कि C3B बाइंड होने के बाद रेयरली हमें आगे की रिएक्शन होस्ट के सेल पर मिलती है, परंतु बहुत सारे फॉरेन एंटीजेनिक सरफेसेस पर बहुत कम मात्रा में सियालिक एसिड प्रेजेंट रहता है, इसलिए वहां पे C3B इजीली बाइंड कर सकता है और हमें आगे की पाथवे रैपिडली एक्टिवेट करके लॉन्गर ड्यूरेशन को रखता है। C3B जो फॉरेन सेल के सरफेस के ऊपर अटैच हो गया है वह दूसरे सीरम प्रोटीन को अटैच होता है जिसे हम फैक्टर B कहते हैं और हमें कॉम्प्लेक्स तैयार होता है जिसको Mg2 पॉजिटिव स्टेबलाइज करते हैं। C3B जब फैक्टर B को अटैच होता है तब वह फैक्टर B की साइट एक्सपोज करता है जो एंजाइमेटिकली एक्टिव सीरम प्रोटीन जिसको हम फैक्टर D कहते हैं उसका सबस्ट्रेट बनता है। फैक्टर D C3B से बाउंड फैक्टर B को कट करता है जिससे स्मॉल फ्रेगमेंट BA रिलीज हो जाता है और हमें C3B कैपिटल B स्मॉल b ये एंजाइमेटिक कंपोनेंट तैयार होता है। C3B कैपिटल B स्मॉल b कॉम्प्लेक्स को C3 कन्वर्टेज जैसी एक्टिविटी रहती है और वह C4B2A एंजाइम कॉम्प्लेक्स के जैसे ही एक्ट होता है। अभी C3 कन्वर्टेज एक्टिविटी C3B कैपिटल B स्मॉल b C3 कन्वर्टेज की एक्टिविटी हमें सिर्फ 5 मिनट्स तक दिखती है। यदि सीरम प्रोटीन प्रोपिडीन बाइंड हो तो यह एक्टिविटी हमें 30 मिनट तक दिखती है। अल्टरनेटिव पाथवे में जो C3B कैपिटल B स्मॉल b तैयार हो गया है वह अनहाइड्रोलाइज्ड C3 को ब्रेक करके C3B तैयार करते हैं और इससे हमें मोर देन 2 × 10⁶ मॉलिक्यूल्स C3B के 5 मिनट के अंदर तैयार होती है। C3B कैपिटल B स्मॉल b की C3 कन्वर्टेज एक्टिविटी हमें C3B कैपिटल B स्मॉल b 3B कॉम्प्लेक्स करता है जो C5 कन्वर्टेज जैसी एक्टिविटी दिखाता है। नॉन एंजाइमेटिक C3B कंपोनेंट C5 को अटैच होता है और कैपिटल B स्मॉल b कंपोनेंट सब्सिक्वेंटली हाइड्रोलाइज होता है जिससे C5 का कन्वर्जन हमें C5A और C5B में होता है। तीसरी पाथवे है लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन यह वह प्रोटीन्स है जो स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट टारगेट को अटैच होते हैं। लेक्टिन कॉम्प्लीमेंट पाथवे में मैनोज रेसिड्यू को अटैच होते हैं, इसलिए हम इस पाथवे को MBL लेक्टिन पाथवे या मैनॉन बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे भी कहते हैं।
लेक्टिन पाथवे अल्टरनेटिव पाथवे जैसे ही एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, परंतु इसका मैकेनिज्म क्लासिकल पाथवे की जैसा ही है। इसमें जब लेक्टिन पाथवे तब एक्टिवेट होती है जब मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन मैनोज रेसिड्यू को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस के ऊपर के कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स के अटैच करता है। मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन यह एक्यूट फेज प्रोटीन है जो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस में तैयार होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट पाथवे में फंक्शन C1q जैसा ही है और यह C1q की स्ट्रक्चर से ही रिसेंबल स्ट्रक्चर तैयार करता है। जब MBL सेल या पैथोजन की सरफेस पे अटैच होता है तब MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज मतलब MASP1 और MASP2 मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन को अटैच होते हैं। इससे जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स तैयार होते हैं वह C4 और C2 का क्लीवेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। MASP1 और MASP2 की स्ट्रक्चर C1R और C1S जैसी रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि C2 से C4 तक के कंपोनेंट्स एक्टिवेट होके C5 कन्वर्टेज तैयार होता है जिसमें हमें किसी भी एंटीबॉडी बाइंडिंग की जरूरत नहीं रहती है। लेक्टिन पाथवे यह इनेट इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस मैकेनिज्म है। अब इन तीनों पाथवे से जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है उसके बारे में बाद में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको इन तीनों भी पाथवे की जानकारी अच्छी लगे तो ये वीडियो आपके दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।